हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम करेंगे एचटेट प्रीवियस ईयर एसएसटी सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन को केवल रटते नहीं हैं, बिल्कुल समझ के और डीप लेवल पर करते हैं। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस या फिर एचटेट, सीटेट, डीएसएसबी, हर एक लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हम यहाँ केवल क्वेश्चन को नहीं करते हैं, बिल्कुल डिटेल में करते हैं। जैसे अब यहाँ पर अमीर खुसरो आ गया तो इसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कर लेंगे आप अपनी क्लास में। इनकी जो ये रचना है ये इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अमीर खुसरो की मेन रचनाएँ हैं, क्या उन्होंने लिखा है, क्या पेपर में पूछा जा सकता है, वो भी करेंगे अपनी क्लास में। तो बस आप पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो देखिएगा आपको कितना यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। बस एक रिक्वेस्ट है, आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए करें। अमीर खुसरो की जो रचना है वह किरान उस सदाइन, ये एक रचना है अमीर खुसरो की। तो ये रचना भी पूछी जा सकती है, किरान उस सदाइन किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। और इस तरह क्वेश्चन भी बन सकता है, अमीर खुसरो की जो रचना है किरान उस सदाइन, इसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु मतलब समझते हो इसके बारे में, क्या इस जो है रचना में क्या कहा गया है? केकूबाद और बुगरा खान के मध्य जो सुलह की भेंट है वो की गई है इसके अंदर। ये जो दो हैं, कुकुबाद और बुगरा खान, इनके मध्य एक सुलह हुई थी। तो ये जो हुई थी सुलह, ये जो है क्या थी, क्या ये सुलह थी, वो भी करेंगे। किरान उस सादेन, जो ये रचना लिखी गई, यह लिखी गई 1289 में। कब लिखी गई? 1289 में। बिल्कुल क्लियरली मैं ये पढ़ा देती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। यहाँ पर मैं आपको आपका जो टाइम है उसको भी देखते हुए चल रही हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं लिखने में टाइम वेस्ट ना करूँ। तो यहाँ पर मैंने नोट्स बना दिए हैं। देखो, केकुआबाद और बुगरा खान के मध्य जो सुलह की भेंट हुई थी, ये जो रचना लिखी गई थी कौन सी? किरान उस सदाइन, ये है 1289 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1289 में किरान उस सदाइन लिखी गई थी। और इसकी जो रचना है, इसका अर्थ क्या होता है? ये सदाइन जो है उसका अर्थ क्या होता है? दो शुभ सितारों का मिलन। इसका अर्थ होता है दो शुभ सितारों का मिलन होता है। यह काम एक लंबी दुश्मनी के बाद बुगरा खान और उसके बेटे, ये जो बुगरा खान है ये जो है पिता हैं, और ये उनके बेटे केकूबाद जो हैं, इनका पूरा नाम है मुइजुद्दीन केकूबाद। इसकी मुलाकात, बुगरा खान उनके पिता थे और ये बेटे थे केकूबाद। इनकी मुलाकात का वर्णन इसके अंदर किया गया है। किसके अंदर किया गया है? किरान उस सदाइन के अंदर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी याद रख लीजिए, 1289 में ये इसकी रचना हुई। और फिर अगर बात करें अमीर खुसरो, अमीर खुसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। वो आज की क्लास में हम देख लेंगे। अमीर खुसरो को आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखिएगा, अमीर खुसरो जो है ये एक सूफी गायक और कवि भी थे। क्या थे? सूफी गायक और कवि भी थे अमीर खुसरो, याद रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था 1253 में। ठीक है, 1253 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था जन्म? उत्तर प्रदेश के जो ये पटियाली है, यहाँ पर हुआ था। पटियाली दिल्ली सल्तनत उत्तर प्रदेश में हुआ था, पटियाली में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म 1253 में। और इनका मूल नाम यानी वास्तविक नाम अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या होगा? ये होगा अबुल हसन। अबुल हसन इनका वास्तविक नाम था। अमीर खुसरो का अबुल हसन वास्तविक नाम था। ये भी ऑप्शन अलग अलग दिए जा सकते हैं पेपर में, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। खुसरो को और क्या, भारत की आवाज़ के रूप में ये उपाधि उनको मिली थी, भारत की आवाज़। ठीक है, भारत की आवाज़ मतलब ये हर एक बोली, लगभग बहुत सारी जो है बोलचाल की जो भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं ये बोल लेते थे। तो भारत की आवाज़ इनको कहा गया। और भारत का तोता भी इनको कहा गया। क्या कहा गया? भारत का तोता किसे कहा गया? ये इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकता है। या फिर भारत का तोता ना मिलकर तूतीय हिंद भी मिल सकता है। ये दोनों एक ही चीज़ है, तूतीय हिंद भी पूछा जा सकता है।
भारत का तोता इनको कहते हैं तूतिए, हिंदी भी इसको कहते हैं। भारत की जो आवाज़ है ये भी इनको ही कहते हैं। और अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है, उर्दू साहित्य के पिता किसे कहते हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से 1 2 3 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। उर्दू साहित्य के पिता किसे कहते हैं, यह भी अमीर खुसरो को कहते हैं। उर्दू साहित्य के पिता की उपाधि इनको मिली। और इनको कौन सी उपाधि मिली, भारत की आवाज़ की उपाधि इनको मिली। भारत का तोता भी इनको कहते हैं, तूतिए हिंद भी इनको कहते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं जो है मैं आपको साथ साथ करा रही हूँ। हिंदी में क्या योगदान इनका रहा है, अमीर खुसरो का हिंदी में भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। अमीर खुसरो ने जो हिंदी है, हिंदी में जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली जो है पहली बार इन्होंने प्रयोग करनी शुरू कर दी थी। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि भी मानते हैं। ठीक है, क्या प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे मानते हैं, अमीर खुसरो को मानते हैं। और अमीर खुसरो ने बहुत सारी पहेलियाँ लिखी हैं और मुकरियाँ लिखी हैं। मुकरिया में क्या है, मुकरी जो छंद रूप में लिखे जाते हैं, ये पहेलियाँ मुकरिया ये सारी इन्होंने लिखी है अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें तो ये हुए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। एक देखो, एक ही क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। यहाँ हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि हम बहुत अच्छे से डिटेल में इनको कर रहे हैं, ताकि किस तरह से क्वेश्चन को घुमा सकते हैं एग्जामिनर, उस तरह से हम इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास का जल विभाजक जो कि फर्टाइल क्रिस्टेन पश्चिम एशिया का भूभाग से संबंधित है। तो मानव इतिहास का जल विभाजक, ठीक है, ये कौन है, जो कि फर्टाइल क्रिस्टेन पश्चिमी एशिया का भूभाग से संबंधित। तो खेतों की, यहाँ पर खेती की शुरुआत हुई थी यहाँ से। ठीक है, क्या हुआ था, खेती की शुरुआत। ठीक है फ्रेंड्स, मानव इतिहास का जल विभाजक जो कि फर्टाइल क्रिसेंट पश्चिमी एशिया का भूभाग से संबंधित है, खेती की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था में जात क्या सुनिश्चित करता है। देखो मनसबदार से बहुत बार आपने पेपर में, हर एक पेपर में, किसी भी तरह का पेपर दिया हो, मनसबदार से क्वेश्चन आपने पक्का देखा होगा। तो आज मनसबदार के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, क्या होता है ये किसने शुरुआत की थी, इसकी सब जानेंगे। प्लीज़ वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। देखो, पद, वेतन, सैन्य दायित्व और सामाजिक स्तर, ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं या नहीं आते। तो देखते हैं, जो पद और वेतन है ये इसके मनसबदारी व्यवस्था के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, अगर आपको पता होगा आंसर तो इजीली आप इनको कर दोगे। मनसबदारी व्यवस्था में पद और वेतन के बारे में बात करते हैं। और क्या है मनसबदारी व्यवस्था, वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जो ये मनसबदारी व्यवस्था है, इसमें जो ये मनसब शब्द है, मनसब जो शब्द है ये है अरबी भाषा का शब्द है। मनसब जो है, मनसब, यह है किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है, अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ है पद और रैंक। क्या है, पद और रैंक, इसका अर्थ है मनसब का। और इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, मनसबदारी जो व्यवस्था है ये एक सैन्य और नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था है। क्या है, सैन्य और नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था, जो क्या होती है, जिसमें जो है अधिकारी हैं, शासकीय अधिकारी और सेनापति हैं, उनका जो है पद निर्धारित किया जाता है। ये मैं लिखा हुआ आपको करा देती हूँ ताकि आपको माइंड में याद हो जाए अच्छे से। तो मनसबदारी के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है। मनसबदारी जो व्यवस्था होती है ये एक सैन्य और नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, सैन्य और नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था। और इसे 1571 में इसको शुरू किया गया था, जो कि मुगल सम्राट अशोक के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मनसबदारी की शुरुआत, व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो अकबर ने की थी, और कब की थी, 1571 में की थी। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसब जो है इसका अर्थ होता है पद, यहाँ पर देखते हैं अरबी भाषा शब्द से यह शब्द आया है मनसब, और इसका अर्थ होता है पद और रैंक। ठीक है, पद और रैंक मतलब यहाँ पर निर्धारित किए जाते हैं, वो देख लेते हैं। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करते हैं। ठीक है,
शासकीय अधिकारी और सेनापति हैं उनके पदों को ये निर्धारित करते हैं। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती है। ठीक है, सभी जो सैन्य हैं और असैन्य मतलब जो सेना में है और जो असैन्य अधिकारी हैं इनके अंतर्गत क्या है, मनसब निश्चित करता है। ठीक है, इन अधिकारियों को ये मनसब निश्चित करते हैं जो अलग अलग हुआ करती थी। ठीक है, ये अलग अलग हुआ करते थे, यानी दोनों ये जो सैन्य पद है और असैन्य पद इनके अलग अलग पद हुआ करते थे। तो ये इसके बारे में डिटेल हुई। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में कमी किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना क्या कहलाता है। यानी जो अभी प्रेजेंट की भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है, उनकी आवश्यकताओं में कमी किए बिना वो जो वर्तमान की पीढ़ियां हैं जो अभी चल रही हैं इनकी आवश्यकताओं को पूरा करना क्या कहलाता है। यह कहलाता है, क्या कहलाता है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, धारणीय विकास, या फिर इसे कहते हैं आर्थिक समृद्धि। तो यहाँ आंसर रहेगा धारणीय विकास, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको एक नाम और दिया गया है सतत विकास। क्या, सतत विकास, धारणीय विकास, कोई भी आपको आंसर में मिले तो ये इसका आंसर रहेगा। इसमें जो वर्तमान पीढ़ी है इनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और उसके अलावा कुछ थोड़ा बचा भी लिया जाता है जो भावी पीढ़ियों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, उनके लिए काम आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हुआ इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकार एवं भारतीय संविधान में संबंधित मूल अधिकारों के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण मतलब जिसमें गलती है, बाकी इनमें से 3 सही है, एक गलत है, वो देख लेते हैं फटाफट से। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट यहाँ पर हम देखते हैं क्या गलत है। शिक्षा का अधिकार में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्र हैं सभी शिक्षा के अधिकार के लिए, तो ये ठीक है हमारा। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार, ये जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता है, बिल्कुल ठीक है ये भी। त्वरित सुनाई का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, ये यहाँ पर हमारा गलत है, क्योंकि जो संवैधानिक उपचार हैं इसका अधिकार का मतलब होता है जो हमारे मूल अधिकार हैं, अगर उनका उल्लंघन किया जाए तो कोई भी कानून की सहायता ले सकता है अगर कोई हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करे तो। नेक्स्ट है हमारा खाद्य पदार्थ जो भारत में मध्यकाल में नहीं हुआ। तो इनमें से ऐसा कौन सा जो मध्यकाल में हुआ ही नहीं है। कद्दू, काशी फल, टमाटर, आलू, लाल मिर्च, तो ये सारे आगे थे। आलू, टमाटर, लाल मिर्च सारे आगे थे, लेकिन कद्दू, काशी फल ये खाद्य नहीं था हमारा मध्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर है, तो क्या है पुरुष साक्षरता दर। 75.3%, 77.1%, 80.9%। तो आंसर रहेगा 80.9%। इसका आंसर रहेगा 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता, जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता थी 80.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विदेशी व्यापार लेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सबसे व्यापक है। तो जो विदेशी व्यापार है इसके लेखा के संबंध में यहाँ पर कौन सी अवधारणा व्यापक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा भुगतान संतुलन। क्या आएगा, भुगतान संतुलन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा। मुद्रास्फीति की दर बराबर है, मुद्रास्फीति की दर बराबर है, तो यहाँ ये फॉर्मूला है आपको याद रखना पड़ेगा, मुद्रास्फीति की दर बराबर है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा A2 - A1 अपॉन A1 × 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोवर युद्ध का संबंध क्या है। यहाँ पर बोवर युद्ध का संबंध क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्या है ये बोवर युद्ध। बोवर युद्ध है एशिया में उपनिवेशवाद से संबंधित, अफ्रीका में उपनिवेशवाद से संबंधित, तो इसका आंसर रहेगा B, अफ्रीका में उपनिवेशवाद से संबंध है इसका बोवर युद्ध का। जो बोवर युद्ध है यह कब हुआ था, 1899 से 1902 के बीच हुआ था। ठीक है, 1899 से 1902 के बीच 3 साल यह चला था। और यह किसके बीच हुआ था, यह ब्रिटिश साम्राज्य, किसके, ब्रिटिश साम्राज्य जो है, ब्रिटिश साम्राज्य
और 2 बोवर, ब्रिटिश साम्राज्य और 2 बोवर गणराज्यों के बीच इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, के बीच एक संघर्ष था, ब्रिटिश साम्राज्य और 2 बोवर गणराज्यों के बीच यह संघर्ष हुआ था, जो कि 1899 से 1902 के बीच में हुआ था, जिसे कहते हैं हम अफ्रीका में उपनिवेशवाद से ही इसका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 24 जुलाई 1991। ये आप डेट पक्का याद रखिएगा, क्योंकि 1991 देखो यहाँ ऑप्शन में हर जगह है, लेकिन 24 जुलाई जो है एक ही ऑप्शन में है। 24 जुलाई 1991 में भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ये कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की थी वह की थी नरसिम्हा राव द्वारा, नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। और इसमें क्या सुधार किए गए थे? इसके जो अंतर्गत सुधार किए गए थे, जो लाइसेंस है, लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया था, यानी कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी, उसको रद्द कर दिया गया था। और कोई भी निजी क्षेत्र में व्यापार और सेवाओं को बढ़ा दिया गया था, यानी कोई भी अपना जो है काम शुरू करना चाहता था तो उसके लिए उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती थी। व्यापारी और सेवाओं को बढ़ावा दिया गया और इसके अंतर्गत जो है हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वह उसमें बहुत सुधार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भूगोल शब्द की जो रचना है यह किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में आ जाता है। तो इसका आंसर रहेगा इरेटोस्थनीज। क्या आंसर रहेगा? भूगोल शब्द की रचना की गई थी इरेटोस्थनीज के द्वारा। और इरेटोस्थनीज जो है ये है, इनको भूगोल का पितामह भी कहते हैं। तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पितामह, ये भी भूगोल का पितामह किसे कहते हैं? भूगोल का पिता भी आ जाता है। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? भूगोल का पिता ये कहते हैं इरेटोस्थनीज को। ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये इरेटोस्थनीज कौन से जो है विद्वान थे? अरबी थे, यूनानी थे? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यूनानी विद्वान थे ये इरेटोस्थनीज। ठीक है, यहाँ नी से यूनानी आप याद रख सकते हैं। संत जो वीर शैव संप्रदाय से संबंधित हैं, तो इनमें से कौन से संत हैं वीर शैव संप्रदाय से संबंधित हैं? तो आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा सी, क्या अलाम प्रभु। क्या? अलाम प्रभु इसका आंसर रहेगा। और जो ये वीर शैव है इसका अर्थ क्या होता है? भगवान शिव के वीर, इसको कहते हैं भगवान शिव के वीर। और इस समय पे क्या होता था, जो है लोग भगवान शिव में इतना विश्वास रखते थे कि जब लोगों की जो मृत्यु हो जाती थी तो उस व्यक्ति को ये जलाकर उसका अंतिम संस्कार नहीं करते थे, बल्कि उसको दफना देते थे। और ये मानते थे कि जो व्यक्ति का शरीर से जो आत्मा निकलती है वो शिव में विलीन हो जाएगी और उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो ये मानकर ये जो व्यक्ति को जलाते नहीं थे। वीर शैव परंपरा के अंतर्गत यह सब था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके बारे में हुआ। थैंक यू सो मच। वीडियो में तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ।